इस प्रशिक्षण में वास्तविक और ग्राफिक छवियां दी गई हैं, जो कुछ व्यक्तियों के लिए मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकती हैं। कृपया सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर है। मैं सीनियर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के पद पर हूं मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल में। इसके पहले मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ था फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से सैंपल कलेक्शन किया जाता है, किस प्रकार से उन्हें प्रिजर्व किया जाता है किसी भी मेडिको लीगल केस में। ठीक है, पोस्टमार्टम के दौरान जब हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए शव आता है तो उसमें से हमें क्या क्या चीज़ें संरक्षित करनी है, उसमें से हमें क्या क्या जांचें करवानी है, संरक्षित हमें उन्हें किन चीज़ों में करना है, क्या घोल नमूनों का इस्तेमाल करना है उन सैंपल्स को संरक्षित करने के लिए सही तरीके से, हम आज इसके बारे में जानेंगे। मोटा मोटा जो हमारा प्रेजेंटेशन है आज का वो इन चीज़ों में रहेगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ विसरा इन रूटीन प्रैक्टिस। रूटीन जो केसेस आते हैं उसमें क्या क्या विसरा, हमें किस तरीके से, क्या टेक्निक है विसरा कलेक्शन की, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस में उसमें हमें क्या क्या विसरा के तौर पर प्रिजर्व करना है और किन चीज़ों में उन्हें प्रिजर्व करना है। फिर अंत में हम समरी देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। मॉड्यूल 1, विसरा संग्रहण और विश्व विज्ञान जांच प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विसरा संग्रहण और विश्व विज्ञान जांच के महत्व को और किस प्रकार पोस्टमार्टम से पहले सही तरीके से विसरा एकत्रित किया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि किस परिस्थिति में विसरा संग्रहण किया जाना चाहिए, जैसे जहर सेवन और नशीले पदार्थों का सेवन। मॉड्यूल 2, जहरखुरानी में विसरा संग्रहण प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि संदिग्ध जहरखुरानी मामलों में विसरा और अन्य नमूनों का संग्रहण कैसे किया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि शव से रक्त, पेट, छोटी आंत, लीवर, किडनी, स्प्लीन और पेशाब जैसे नमूनों को किस प्रकार से निकालकर संरक्षित किया जाता है। मॉड्यूल 3, विसरा और अन्य नमूनों का संग्रहण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि शव से पेट, लीवर, किडनी, ब्लड और यूरिन जैसे नमूनों को किस प्रकार से सही तरीके से निकाला और संरक्षित किया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि किस अंग को किस तकनीक से संग्रहित किया जाए और उन्हें किस तरह से परीक्षण के लिए भेजा जाए। इसके अलावा ब्लड और यूरिन के सही संग्रहण की प्रक्रिया को भी समझेंगे। मॉड्यूल 4, विषैले पदार्थों के मामले में विसरा संग्रहण। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विषैले पदार्थों के मामले में किस प्रकार से विशेष अंगों का संग्रहण करना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि विषैले पदार्थों के टारगेट ऑर्गन के आधार पर हमें कौन से अंगों का संग्रहण अलग से करना होता है। इसके अलावा हम संग्रहण की विधियों और उन अंगों को निकालने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 5, विशेष अंगों का संग्रहण और संरक्षण प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विषैले पदार्थों के मामले में विशेष अंगों का संग्रहण कैसे किया जाता है। हम यह भी समझेंगे कि जब विषैले पदार्थों के टारगेट ऑर्गन के बारे में जानकारी होती है तो हमें किस अंग को अलग से संरक्षित करना होता है। इसके अलावा हम अंगों को निकालने की विधि और संग्रहण की प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 6, नमूनों को संरक्षित करने की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न नमूनों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। हम यह भी समझेंगे कि रक्त, मूत्र, विसरा और अन्य अंगों को किस प्रकार के रसायन में संरक्षित किया जाता है ताकि वे खराब न हो। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि विषैले पदार्थों के विभिन्न मामलों में किस प्रकार से नमूनों को प्रिजर्व करने के लिए सही प्रिजर्वेटिव का चयन किया जाता है। मॉड्यूल 7, नमूनों के संरक्षण की विधियां। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न नमूनों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रसायन और प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। हम यह भी समझेंगे कि किस मामले में किस प्रिजर्वेटिव का उपयोग करना जरूरी है, जैसे मूत्र, रक्त, विसरा और अन्य अंगों को संरक्षित करने के लिए सही तरीके का चयन करना। मॉड्यूल 8, नमूनों का प्रिजर्वेशन और संग्रहण विधि। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न नमूनों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। हम यह भी समझेंगे कि किस मामले में किस प्रिजर्वेटिव का उपयोग करना जरूरी है, जैसे मूत्र, रक्त, विसरा और अन्य अंगों को संरक्षित करने के लिए सही तरीके का चयन करना। मॉड्यूल 9, नमूनों का संग्रहण और संरक्षित विधि। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के नमूनों का संग्रहण और संरक्षण कैसे किया जाता है। हम यह भी समझेंगे कि विषैले पदार्थों के मामलों में हमें कौन से अंगों को और किस प्रिजर्वेटिव में संरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा हम विशेष प्रकार के मामलों जैसे फूड पॉइजनिंग, डूबने के मामले और सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में नमूनों के संग्रहण की विधि पर भी चर्चा करेंगे।
तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। विसरा सैंपल का जो कलेक्शन है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए या फिर बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए जो हम पोस्टमार्टम में विसरा का संरक्षण करते हैं, वो उस चीज का जो निर्णय है आइडियली सबसे पहले हमें शव परीक्षण शुरू करने से पूर्व ही ले लेना चाहिए। कैसे हम ले सकते हैं शव परीक्षण लेने से पूर्व? हमें उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि उसकी मृत्यु किस सर्कमस्टेंसेज में हुई है, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस वालों से हमें बात करनी चाहिए कि उन्हें अभी तक जांच में उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है मृत्यु के संबंध में। उसके परिजनों से, रिश्तेदारों से हमें बातचीत करनी चाहिए। तो ये सारी हिस्ट्री मिला जुला के हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले ही कि हमारा प्लान क्या है, इस पोस्टमार्टम है, हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं और ये चीज़ें हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये हमारा मानस शव परीक्षण के पूर्व में ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद शव परीक्षण जब हमने प्रारंभ किया, उसके बाद जो हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं उसके आधार पर हम और निर्णय लेंगे कि हमें और क्या संरक्षित करना है। विसरा के अलावा भी अगर हमें कुछ चीज़ें संरक्षित करनी है तो उसका जो निर्णय है हम शव परीक्षण के दौरान ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि विसरा का जो एनालिसिस है, वो पॉइजन का जो एनालिसिस है विसरा हमें आइडियली किन किन चीज़ों में रखना चाहिए। कि जो शव परीक्षण के लिए शव आया है हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हाँ, हमें इस केस में तो विसरा रखना ही रखना है। वो कैसी सर्कमस्टेंसेस, वो कैसी परिस्थितियां हैं जिनमें मृत्यु हुई है। सबसे पहले, यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी विष के प्रभाव में हुई है, ठीक है, अगर किसी ने कोई भी जहर खाया है, जहर खुरानी का कोई केस आया है, वो अगर यदि केस है तो उसमें हमें विसरा का संरक्षण करना है। अगर शव परीक्षण के दौरान हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कि इंगित करते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु किसी जहर खाने से, जहर के सेवन से हुई है या फिर उसको जहर दिया गया है, अगर हमें ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं शव परीक्षण के दौरान तो हमें विसरा का संरक्षण करना है। यदि व्यक्ति मृत्यु के समय किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन उसने किया हुआ है, किसी प्रकार के नशे में था या फिर कोई और ड्रग्स उसने लिए हुए हैं, तो उन केसेस में हमें विसरा का संरक्षण करना है। यदि हमें शव परीक्षण करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है, हम मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो उन केसेस में हमें रखना ही है, विसरा संरक्षित करना है आगे जांच हेतु। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जलने से हुई है, पूरी तरीके से वो जल गया है और हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है कि किन परिस्थितियों में वो जल के मरा है, तो उन केसेस में हमें विसरा रखना ही रखना है। एडवांस डिकम्पोजिशन के केस में अगर कोई व्यक्ति सड़ी गली अवस्था में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा सड़ गल चुकी है, उन केसेस में हमें विसरा का संरक्षण करना है। यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है वाहन चलाते वक्त, या फिर किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में किसी की मृत्यु हो जाती है मशीनरी चलाते वक्त, तो उसमें यदि हमें संशय हो रहा है कि वो किसी प्रकार के शराब का सेवन या फिर किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया हुआ, तो उन केसेस में हमें विसरा का संरक्षण करना है। यदि कोई शव हमें पानी से बाहर निकाला गया है, वह पानी से कोई शव मिला है और उसमें हमें उसके डूबने के किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो हमें उन केसेस में विसरा का संरक्षण करना है आगे टॉक्सिकोलॉजी जाँच हेतु। तो आइडियली जो होता है वो पूरी तरीके से दो व्यक्तियों के ऊपर ये निर्धारित है कि विसरा हमें रखना है, नहीं रखना है, क्या रखना है। सबसे पहला होता है जो जांच अधिकारी। जो जांच अधिकारी आपके पास शव परीक्षण के लिए, किसी डॉक्टर के पास शव परीक्षण के लिए शव लेकर आया है, यदि उसे लगता है कि इसमें, इस शव में, इस शव परीक्षण में इस प्रकार की चीज़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए आगे जांच हेतु, तो वो पोस्टमार्टम फॉर्म में वो चीज़ें इंगित कर देगा, वो चीज़ें लिख देगा। तो मेडिकल ऑफिसर या फिर जो भी शव परीक्षण करता चिकित्सक है, वो उस चीज़ों को, उन वस्तुओं को, उन विसरा को वो साथ में संरक्षित कर देगा। पहला हो गया जांच अधिकारी, दूसरा हो गया मेडिकल ऑफिसर। यदि मेडिकल ऑफिसर को शव परीक्षण के दौरान ऐसे कोई साक्ष्य मिलते हैं जिसमें उसको ये डाउट होता है कि इसमें इस तरीके की विसरा, इस तरीके के जो ऑर्गन है ये संरक्षित किए जाने चाहिए, जिससे कि मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, ये सारी चीज़ें हमें पता पड़ सकती हैं, मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में हमें ज्ञान मिल सकता है, तो वो मेडिकल ऑफिसर। तो कुल मिलाकर दो लोग हैं, एक जांचकर्ता अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एंड मेडिकल ऑफिसर या फिर शव परीक्षण करता अधिकारी जो है, जो चिकित्सक है। ये दो लोग मिलकर इस चीज़ का निर्धारण करेंगे कि विसरा संरक्षित करना है या फिर विसरा के अलावा, रूटीन विसरा के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी संरक्षित करनी है आगे जाँच हेतु। ठीक है। कई ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो कि अलग अलग अंगों पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उसकी वजह से हमें उन अंगों को स्पेसिफिकली संरक्षित करना पड़ता है रूटीन विसरा के अलावा। और
जब भी कोई भी चिकित्सक विसरा या फिर अन्य चीज़ों का संरक्षण कर रहा है तो उसके लिए उसके पास सूटेबल कंटेनर होने चाहिए, वैसे जार होने चाहिए जिसके अंदर वो उन चीज़ों को विसरा या फिर अन्य चीज़ों को संरक्षित करके आगे जांच हेतु भेज सके। जार होने के साथ साथ उसके ऊपर लेबल लगाने के लिए उसके पास होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप विसरा या किसी अन्य चीज़ों का जार के अंदर संरक्षण कर रहे हैं तो उसे आप पूरे ऊपर तक, टॉप तक उसको किसी भी द्रव से न भरें। नमक घोल या फॉर्मेलिन या कोई रेक्टिफाइड स्पिरिट या कोई अन्य चीज़ यदि आप संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, आपको लगभग 1/3 जगह उसमें छोड़नी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके जो आपने संरक्षण किया है टिश्यू उसमें आगे जाके गैस बने, पुलिस स्टेशन में काफ़ी समय तक वो रखा रहे। तो इसके लिए आपको एक स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान वहाँ पर छोड़ना है जिसमें कि चीज़ें खराब ना हो। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विसरा संग्रहण और टॉक्सिकोलॉजी जांच के महत्व को, खासकर पोस्टमार्टम से पहले सही तरीके से विसरा एकत्रित करना क्यों जरूरी है। हमने यह भी सीखा कि किस परिस्थिति में विसरा संग्रहण किया जाना चाहिए, जैसे जहर सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन, जलने या दुर्घटना में मृत्यु, या ऐसे मामले जहां मृत्यु का कारण स्पष्ट न हो। इसके अलावा जांच अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर की भूमिका के बारे में समझा, जो निर्णय लेते हैं कि विसरा और अन्य अंगों को संग्रहित करना है या नहीं। सही तरीके से विसरा को जार में संरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया। किसी भी संदिग्ध केस में जिसमें आपको लगता है कि जहर का सेवन किया गया है तो उसमें आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या सैंपल्स आप इस केस में आप भेजेंगे। दूसरा, जो भी आप संरक्षित कर रहे हैं, जैसे कि रक्त का नमूना आप ले रहे हैं, पेट और या फिर पेट के अंदर की वस्तुओं का आप संरक्षण कर रहे हैं, तो उसको शव से आप किस प्रकार से, किस टेक्निक से आप निकालेंगे, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये आनी चाहिए कि आपने शव से ये चीज़ें निकाल तो ली संरक्षित करने के लिए, और उनका संरक्षण करना किस चीज़ में है। ठीक है, जैसे कि ब्लड है, खून है, रक्त का नमूना है, उसको किस चीज़ में, रक्त के नमूने को आप सीधे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के आप ऐसे अगर भेज देंगे तो वो हो सकता है ख़राब हो जाए। ठीक है, उसको ख़राब ना होने से बचाने के लिए उसमें कुछ केमिकल आपको मिलाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो पेट का जो सैंपल है, पेट के खाने का जो सैंपल है, ये अलग अलग तरीके के सैंपल है, उनको किस चीज़ में, किस केमिकल में मिला के आगे जाँच हेतु भेजना है वो आपको पता होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ में अन्य डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे लेबोरेटरी में भेजने के लिए, वो आपको जानकारी में होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं रूटीन विसरा। ठीक है, जो नॉर्मल विसरा जो संरक्षित किया जाता है, विसरा का अर्थ क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें संरक्षित करेंगे। सबसे पहले पेट कितना लेंगे, पूरा लेंगे, आधा लेंगे, काट के लेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, ये हमें चीज़ें पूरी तरीके से आना चाहिए। पेट हम पूरा का पूरा उसमें संरक्षित करेंगे। पेट और उसके अंदर जो भी स्टमक कंटेंट है, उसके भीतर की अंदर की जो वस्तु है, उसको हम एक अलग जार में रख लेंगे। ठीक है, और दूसरा जार लेंगे, उसमें हमें रखना है छोटी आंत का टुकड़ा। छोटी आंत का कितना टुकड़ा रखना है, पूरी छोटी आंत रखनी है कि नहीं रखनी है, 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक का छोटी आंत का टुकड़ा, और उसके अंदर जो भी पदार्थ मौजूद है उसको हम रखेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिला के हमने एक ही जार में रख दी हैं। फिर जो दूसरा जार है उसमें हम लेंगे लीवर का छोटा टुकड़ा। कितना छोटा टुकड़ा, 50 से लेके 100 ग्राम तक का लीवर का टुकड़ा। किडनी, दोनों किडनी में से आधी किडनी हम रखेंगे, पूरी एक किडनी नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो आप किडनी रख रहे हैं वो नॉन फंक्शनल हो, इसलिए हमको दोनों किडनी की आधा हिस्सा रखेंगे। यदि बच्चा है, बच्चे के केस में आप पूरी की पूरी किडनी रखेंगे, दोनों किडनी आप पूरी रख देंगे, आधी काट के रखने की आवश्यकता नहीं है। स्प्लीन रखेंगे साथ में। स्प्लीन कितना रखेंगे, आधा रखेंगे एडल्ट में और पूरा रखेंगे इन्फेंट में, बच्चों में। ब्लड कितना रखेंगे, लगभग कम से कम आप 10 ml ब्लड आप रखेंगे। आगे यूरिन, पेशाब का नमूना आप कितना रखेंगे, कम से कम 10 ml रखेंगे। ये सारी चीजें आपको प्रिजर्व करनी है। तो आपके 2 जार हो गए। ठीक है, एक जार में आपने रखा पेट, उसके अंदर की वस्तुएं, छोटी आंत, उसके अंदर की वस्तुएं। दूसरे जार में आपने रखा है लीवर, किडनी, स्प्लीन। फिर आपने टेस्ट ट्यूब में या फिर वायल में आपने रखा है ब्लड का नमूना। एक दूसरे वायल में या फिर कंटेनर में आपने रखा है पेशाब का नमूना।
ये सारी चीजें नॉर्मल रूटीन विसरा, यदि कोई जहर खुरानी का केस आपके पास आ जाता है तो उस केस में आपको ये सारी चीजें संरक्षित करनी है आगे जांच कराने के लिए। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि संदिग्ध जहरखुरानी मामलों में किस प्रकार विसरा और अन्य नमूनों का संग्रहण किया जाता है। हमने सीखा कि शव से रक्त, पेट, छोटी आंत, लीवर, किडनी, स्प्लीन और पेशाब जैसे नमूनों को सुरक्षित रूप से कैसे निकालकर संरक्षित किया जाए। इन नमूनों के सही संरक्षण के लिए आवश्यक रसायनों का उपयोग और उचित कंटेनरों में उनका संग्रहण जरूरी है। इस प्रक्रिया में यह भी महत्वपूर्ण है कि नमूनों को ठीक से संग्रहित करने के बाद उन्हें सही तरीके से परीक्षण के लिए भेजा जाए। जहरखुरानी मामलों में इन सब चीजों का संरक्षण आवश्यक होता है ताकि आगे की जांच पूरी तरह से सही तरीके से की जा सके। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें रखना क्या क्या है, अब उसको रखने की टेक्निक क्या है, कैसे आप उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पेट, स्टमक और उसके भीतर की वस्तुएं आप किस प्रकार से निकालेंगे। स्टमक के लिए क्या करेंगे कि स्टमक के जो दो एंड है, ठीक है, एक कार्डियक एंड और एक पाइलोरिक एंड, दोनों एंड उसमें डबल लाइगेशन करेंगे। 2 बार दोनों ही सिरों में 2 जगह से आपने बांध दिया और बीच में से आपने उसको कट कर दिया। और ये कट करके निकालने के बाद आपने एक ट्रे ली, ट्रे में आप रखने के बाद पेट को ग्रेटर कर्वेचर की तरफ से आप उसको खोलेंगे। वो खोलने के बाद उसके अंदर की जो भी वस्तुएं वो आप देखेंगे। पेट का जो म्यूकोसा है उसको आपने एग्जामिन किया। इस तरीके से हमने पेट और उसके अंदर की जो वस्तु हैं वो हमने निकाल ली। ये हो गया पेट निकालने का तरीका। लीवर का आपने 100 या 200 ग्राम जितना भी आपने हिस्सा लिया, लगभग 100 से 200 ग्राम आपने हिस्सा लिया है। प्रेफरेबली आपको लेना है उसको गॉल ब्लैडर के साथ, क्योंकि कई ड्रग्स, कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि गॉल ब्लैडर का जो बाइल है उसमें कंसंट्रेटेड होती हैं, जैसा कि पैरासीटामोल, बार्बिटूरेट्स और ओपिएट्स। इनके निर्धारण के लिए आपको बाइल रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि यदि आप लीवर रख रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं विसरा में, तो उसको गॉल ब्लैडर के साथ रखेंगे, ठीक है। 100 से 200 ग्राम का लीवर रखेंगे। अब आपको करना क्या है, जो 100 या 200 ग्राम आपने लीवर लिया है उसको एक ही टुकड़े में न रखते हुए उसको 3 से 4 टुकड़ों में छोटा छोटा हमने उसको कट करके पीसेस, छोटे पीसेस करके हमने रख दिया। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस भी हम सॉल्यूशन में उसको संरक्षित करेंगे, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, संतृप्त नमक का घोल जो है, अगर हम उसको उसमें संरक्षित करेंगे तो लीवर में पूरी तरीके से पूरा जो लीवर है वो उस घोल में डूब जाए। ऐसा ना हो कि बाहर से वो नमक का पानी उसमें घोल है और अंदर से वो लीवर सड़ना शुरू हो जाए। इसलिए उसको कुछ छोटे टुकड़ों में काटने के बाद रखना है। किडनी के बारे में मैंने आपको बताया कि आधी, दोनों किडनियों में से आधा हिस्सा लेंगे। बच्चों के केस में पूरी किडनी रखेंगे। ब्लड, कम से कम 10 ml आपको ब्लड लेना है। ब्लड लेना कहाँ से है ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग गलत तरीके से चीज़ें करते हैं। ब्लड कभी भी स्पिल्ड नहीं लेना चाहिए, मतलब फैला हुआ ब्लड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने शव परीक्षण किया, उसके अंदर जो हार्ट हमने काटा है तो जो कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, वक्ष गुहा में या फिर पेट की कैविटी में जो पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पे जो खून फैला हुआ है, रक्त फैला हुआ है, आपने उसको स्कूप आउट करके उसको प्रिजर्व कर दिया जांच हेतु। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड सही नहीं रहता है। उसमें दूसरी इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट है वो मिल गया, दूसरी भी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा ब्लड जो है आप सैंपल प्रिजर्व कर रहे हैं जांच के लिए शव परीक्षण में, शव परीक्षण शुरू होने से पहले ही आपको वो कलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से लेंगे आप उसको? पेरिफेरल वेन से लेना है, ठीक है। फीमोरल वेन से ले सकते हैं, नेक से ले सकते हैं, ठीक है। अब लेंगे कैसे? आपको फीमोरल वेन की पोजीशन पता होनी चाहिए। जीवित व्यक्ति में तो बहुत आसान होता है कि अगर आपको पेरिफेरल वेसल से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वहाँ से आप सैंपल नहीं ले पा रहे, तो आप फीमोरल आर्टरी, वहाँ से आप सैंपल लेते हैं। कैसे लेते हैं? इनग्वाइनल रीजन में हमने हाथ रखा, वहाँ पे हमने पाल्पेट किया, अगर पल्सेशन आ रही है दैट मीन्स वो फीमोरल आर्टरी है। 2 उंगलियां हमने लगाई, वहाँ पे हमने पल्सेशन फील किया और उसके बीच में हमने नीडल इंसर्ट करके इस तरीके से हमने फीमोरल आर्टरी वहाँ पे लोकेट की है और उसके बाद हमने वहाँ से ब्लड ड्रॉ कर लिया। ये होता है जीवित व्यक्ति के केस में, लेकिन मृत व्यक्ति के केस में पल्सेशन तो आपको फील होगी नहीं। आदमी चूंकि मर चुका है और आपको लेना कहाँ से? फीमोरल वेन से लेना है। फीमोरल वेन को आप किस तरीके से लोकेट करेंगे? उसको लोकेट करना जरूरी है। तो फीमोरल वेन को जो लोकेट किया जाएगा उसके लिए आपको इंग्वाइनल लिगामेंट का मध्य भाग, जो इंग्वाइनल लिगामेंट है सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का जो एरिया है वो पूरा बना रहा है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट।
उसका जो सबसे सेंटर पॉइंट है, उसका जो बीच का हिस्सा है, उससे 2 उंगली नीचे, ठीक है, 2 फिंगर नीचे आप वहां पे आप इंसर्ट करेंगे। दिस इज द पोजीशन ऑफ फीमोरल वेन। तो जैसे ही आप वहां पे नीडल डालेंगे, नीडल डालने के साथ आप जो सिरिंज है उसको पीछे पुल भी करेंगे। तो आप जैसे ही आप फीमोरल वेन पे पहुंचेंगे और आप पुल करते जा रहे हैं, वहां पे ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप वो जो सैंपल है फीमोरल वेन से आप इस तरीके से ले सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने बताया भी है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है और सिम्फाइसिस प्यूबिस है। इसके बीच में हो गया आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट का जस्ट सेंटर पॉइंट, उससे 2 अंगुल नीचे, वहां से आपको ब्लड लेना है, ठीक है। ये इसके आगे एक छोटा सा वीडियो भी है जो कि बता रहा है, इंगित कर रहा है कि किस प्रकार से आपको ब्लड लेना है। अगर आपके ब्लड जब आपने ड्रॉ किया वो कम आया, ठीक है, सपोजिंगली जैसे मैंने बताया कि कम से कम 10 ml तो ब्लड लेना ही है, अब 10 ml में ब्लड नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? कई लोग क्या करते हैं कि जो मांसपेशियां हैं, पैरों की मांसपेशियां, उसको दबा के ब्लड की मिल्किंग करते हैं कि हाँ भाई ब्लड नीचे आ जाएगा और वहां से हम खींच लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जो लिम्ब है उसको एलिवेट कर सकते हैं। जो पैर का हिस्सा आपने ऊपर उठाया और इंग्वाइनल लिगामेंट जो है, जो फीमोरल वेन है, वहां पे ब्लड आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और आपने ब्लड खींचा। इस तरीके से आप ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। कभी भी जो ब्लड सैंपल है, ये हमेशा याद रखिए, कभी भी स्पिल्ड ब्लड, फैला हुआ ब्लड नहीं लेना है, ना चेस्ट कैविटी से, ना पेरिटोनियल कैविटी से, कहीं से नहीं लेना है। आपको शव परीक्षण शुरू होने से पहले ही ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेना है। अगर आप ब्लड सैंपल रख रहे हैं विसरा में तो, ठीक है। अंदर का ब्लड आपको कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे, ठीक है, वो मिस इंटरप्रेट आपको कर सकते हैं। स्प्लीन, जैसा कि मैंने बताया, हमने चर्चा की, स्प्लीन आधी लेना है, ठीक है, एडल्ट्स में, और पूरी लेना है हमको बच्चों में। यूरिन हम कैसे कलेक्ट करेंगे? यूरिन हमने चर्चा की कि यूरिन कम से कम एटलीस्ट 10 ml यूरिन तो होना चाहिए। अगेन यूरिन के बारे में भी वही बात है, ठीक है। पीएम किया, हमने खोल दिया, यूरिन स्पिल हो गया, स्पिलेज ऑफ यूरिन, जो यूरिन फैल गया, उसको लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। आप इस तरीके से यूरिन कभी भी आप कलेक्ट नहीं करेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप सीधे ब्लैडर को पीएम शुरू होने से, या तो आप पीएम शुरू होने से पहले ही यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर से हल्का सा पंचर करके वहाँ पे सिरिंज डाल के आप ले लें, या फिर जब आपने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी खोली है, उसके बाद आपको ब्लैडर दिख रहा है, वहाँ से आपने सिरिंज डाली और आपने ले लिया, यूरिन सैंपल ले लिया, ठीक है। यूरिन में ब्लड मिला हुआ नहीं होना चाहिए, स्पिलेज फैली हुई यूरिन नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आप सीधे यूरिनरी ब्लैडर से लेंगे, ठीक है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि शव से विभिन्न नमूनों का संग्रहण कैसे करना चाहिए, जैसे पेट, लीवर, किडनी, ब्लड और यूरिन। हमने सीखा कि इन अंगों को किस तरह से सही तरीके से निकाला जाता है और कैसे संरक्षित किया जाता है। जैसे पेट को काटकर लीवर को छोटे टुकड़ों में और किडनी को आधे हिस्से में संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि ब्लड का सैंपल कब और कहां से लिया जाना चाहिए और यूरिन को सही तरीके से कैसे कलेक्ट किया जाता है। ये तो हमारा रूटीन विसरा था। इसमें रूटीन विसरा सैंपल कलेक्शन में हमने सारी चीज़ें देख ली। रक्त का नमूना किस प्रकार से लेना है, पेशाब का नमूना हमें किस प्रकार से लेना है, पेट हमने किस प्रकार से निकाला, लीवर हमने किस प्रकार से लिया, स्प्लीन, किडनी, ये सारी हमने किस प्रकार से लिए, ये सारी हमने मेथड हमने पढ़ ली। अब कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जो भी आदमी विष ले रहा है, जो भी जहर उसने खाया या उसको खिलाया गया है, उसके अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंस, ज़्यादातर जो विषैले पदार्थ हैं वो सारे पेट में लिए हैं, उन्होंने खाया है अगर किसी ने, तो लीवर से होते हुए एक्सक्रीट हो रहे हैं अपना किडनी से, और यूरिन के थ्रू अपना ब्लैडर से निकल रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया था, किडनी ली थी, किडनी का आधा हिस्सा लिया था, यूरिन लिया था, ब्लड लिया था, ताकि हमें वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ दैट पॉइजनस सब्सटेंस, उस विषैले पदार्थ की मात्रा का ज्ञान हो सके, वहाँ से हमने लिया, क्योंकि वहाँ से हमको डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं कि जो कि अलग, उनके टारगेट ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो इसलिए यदि हमें पोस्टमार्टम करने से पहले ही ये चीज़ें पता पड़ गई कि उसने कौन सा विषैला पदार्थ खाया है और हमें पता है कि उसका टारगेट ऑर्गन कौन सा है, तो हमें वो वाला ऑर्गन प्रिजर्व करना है। या फिर हमको पोस्टमार्टम करते समय ऐसा कुछ साक्ष्य मिला है जिससे हमको इंगित हो रहा है कि कुछ और ही टारगेट ऑर्गन होगा, तो हमको नॉर्मल रूटीन विसरा के अलावा वो अलग से अंग भी रखना है।
अब जैसे कि क्या हो रहा है, ये एक टेबल बनाया है मैंने, इसमें हमको पता पड़ेगा कि हमको अलग अलग से क्या क्या चीज़ें रखनी है। अब हम फिर से वही चीज़ें करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रिजर्व करनी है, कितनी प्रिजर्व करनी है, और फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे उसका तरीका जो है, तरीका हम देखेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें हम बॉडी से निकालेंगे। ठीक है, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये जितना मिल जाए उतना, किन केस में, अल्कोहल के केस में CSF प्रिजर्व किया जाना चाहिए। हालांकि अल्कोहल का जो एस्टिमेशन है वो ब्लड से भी हो जाता है, लेकिन अगर CSF प्रिजर्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर कितना लेना चाहिए, 1 से 2 मिलीलीटर विट्रस ह्यूमर हमको प्रिजर्व करना चाहिए। किन केस में, जहाँ पे हमको सस्पिशन लग रहा है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का, क्लोरोफॉर्म का, कोकेन का। ठीक है, यदि ये चीज़ें ली हैं तो हम विट्रस ह्यूमर रखेंगे। ये जब टेबल खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद ये देखेंगे सारी चीज़ें हमने लेनी कैसे, CSF कैसे लेना है, विट्रस ह्यूमर कैसे लेना है, स्पाइनल कॉर्ड हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें इस टेबल के बाद हम लोग खत्म होने के बाद ये देखेंगे। ठीक है, अगला है ब्रेन। ब्रेन कितना रखना है, 100 ग्राम ऑफ सेरिबेलम और सेरिब्रम। ठीक है, 100 ग्राम ब्रेन का। किन केसेस में, OPP पॉइजनिंग अगर है, ओपिएट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, बार्बिचुरेट्स हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, ये सारी चीज़ों का अगर पॉइजनिंग है तो उसमें हमको ब्रेन रखना है। स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड रखना है, किसमें हमको रखना है, स्ट्रिक्नीन के केस में। यदि हमको स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग का केस आता है तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्नीन क्या है, स्पाइनल पॉइजन है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए इस केस में हमको स्पाइनल कॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, इनहेल पॉइजन यदि कोई है, यदि किसी ने वॉलेटाइल सब्सटेंस का इनहेलेशन कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस हो गई, कोई भी गैस है, जहरीली गैस है, वह यदि किसी ने सूंघ ली है तो हमको एक फेफड़ा कम से कम उसका रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग बोन रखनी है, प्रेफरेबली फीमर, कितना, 10 सेंटीमीटर लेंथ में हम उसको काटेंगे शाफ्ट के एरिया से, उसको कट करने के बाद उसको हम रखेंगे। किन केसेस में रखेंगे, यदि हमको सस्पिशन हो रहा है कि कोई मेटेलिक पॉइजन लिया गया है। स्कैल्प हेयर, प्लग्ड स्कैल्प हेयर, खींचे हुए 15 से 20 जो सर के बाल हैं वो रखेंगे मेटेलिक पॉइजन के केस में। ठीक है, यूट्रस एंड वेजाइना, पूरा यूट्रस और वजाइना हमको रखना है। यदि हमको लगता है कि एबॉर्शन का केस है लोकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग या पॉइजन की वजह से, कि यदि लोकली कोई ड्रग या पॉइजन वजाइना में लगाया है जिसकी वजह से एबॉर्शन हुआ है, तो हम पूरा यूट्रस और वजाइना रखेंगे। ठीक है, मसल का टुकड़ा हम मेटेलिक पॉइजन के केस में रखेंगे। मसल हम कहाँ से लेंगे, पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से हम मसल लेंगे प्रेफरेबली। ठीक है, यदि पोरफायरिया का केस है तो उसमें हम फीसेस रखेंगे, मल रखेंगे 10 से 20 ग्राम, इतना मल हम रखेंगे। अब ये तो टेबल खत्म हो गई, अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें निकालनी कैसी है। हमने पढ़ तो लिया कि हम CSF रखेंगे, विट्रस रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, अब इनको निकालना किस तरीके से है, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम CSF के बारे में जानेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये होता तो डिफिकल्ट है, यूजुअली जो लाइव पेशेंट्स होते हैं उसमें लंबर पंक्चर करके किया जाता है। ठीक है, लंबर पंक्चर में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपना घुटना अपनी छाती से जोड़ लेता है, मतलब मुड़ जाता है, उकड़ हो जाता है, उसके बाद हमको पीछे से उसका CSF हम विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्या मृत व्यक्ति आया है, ठीक है, राइगर मोर्टिस उसमें पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, इस तरीके की वो पोजीशन में आ नहीं पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जैसे हमने खोपड़ी खोली है उसकी, ठीक है, उसके बाद ब्रेन निकालने से पहले ही कॉर्पस कॉलोजम के नीचे हमको जो दिख रहा है CSF, हम सीधे उसी को निकाल देंगे। ठीक है, उसी को हम पिपेट आउट कर लेंगे या फिर हम सिरिंज से उसको निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि उसमें ब्लड मिक्स ना हो पाए। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट है उसको आप पाल्पेट करेंगे, वहां से आप अंदर जाएंगे। वो थोड़ा सा कठिन तरीका है, लेकिन प्रयास करने पर वो चीज़ें भी आपसे हो सकती हैं। आप प्रयास करेंगे तो आप वहाँ से भी CSF निकाल सकते हैं। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। जैसे ही आपकी सिरिंज ड्यूरा तक पहुंचेगी, ड्यूरा तक एक रेजिस्टेंस फील होता है, एक रुकाव, ऐसा लगेगा कि कोई रोक रहा है आपकी सिरिंज। और फिर जैसे ही आप ड्यूरा क्रॉस करेंगे वो जो रुकाव है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस स्पेस में पहुंच चुके हैं जहां पर CSF बह रहा है। तो जैसे आप वहां पर पहुंचेंगे वहां से आप 10 ml के लगभग या फिर जितना भी हो सके CSF आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विषैले पदार्थों के विभिन्न टारगेट ऑर्गन होते हैं, और हम ये समझें कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई विषैले पदार्थ खाया है तो कौन से अंगों का संग्रहण करना चाहिए। जैसे पेट, लीवर, किडनी और यूरिन के अलावा कुछ विशेष मामलों में जैसे इनहेलेशन, मेटालिक पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड के मामलों में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फेफड़े को भी संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा हमने यह भी सीखा कि इन अंगों का संग्रहण करने के लिए किस प्रकार की विशेष तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ताकि हम सही रूप से विषैले पदार्थों का डिटेक्शन कर सकें।
अगला बढ़ते हैं विट्रस ह्यूमर की तरफ। ठीक है, विट्रस ह्यूमर किस तरीके से निकाला जाना चाहिए। ठीक है, विट्रस ह्यूमर जो आपके आंख में जो द्रव है उसको निकालना है। उसको निकालेंगे कैसे, उसको मैं आपको कॉर्निया को वहाँ से पंक्चर करना है। ठीक है, लेटरल कैंथस के पास से जो कॉर्निया है आपका स्क्लेरा है, उसके बाहर लगभग 5 मिलीमीटर, आधा सेंटीमीटर बाहर की तरफ आप जाएंगे, वहाँ से आप एक 18 या 16 गॉज की नीडल आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नीडल इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने नीडल इंसर्ट करी है। ठीक है, आंख के अंदर, और वो सेंटर ऑफ द आई की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये साइड से अपन गए और सेंटर ऑफ द आई की तरफ। आप जैसे ही वहां पे एंटर करेंगे आपको फील आ जाएगा। अगेन जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा तुरंत जैसे आपने एंटर किया। वहां से आपने 1 या 2 ml विट्रस निकाला, और विट्रस निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो आंख का साइज, जो मृत व्यक्ति है उसकी जो आंख का साइज है वो छोटा हो जाएगा, तो हमको उसको रिप्लेस कर देना है। किसी भी फिजियोलॉजिकल लिक्विड जो है आपका NS नॉर्मल सलाइन उसमें डाल दीजिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी आंख पिचक गई है विट्रस ह्यूमर निकालने की वजह से, वो वापस अपने शेप में आ जाएगी। ठीक है, ये डायग्रामेटिक मैंने बता दिया है कि किस तरीके से निकालना है विट्रस। ठीक है, नीडल को इंसर्ट करना है लिम्बस। लिम्बस जो हिस्सा है, जो आपका आंख का जो बाहरी गोलाकार हिस्सा है, ये कॉर्निया और स्क्लेरा की जो जंक्शन है उसको लिम्बस बोलते हैं। उससे 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ वहां से आप नीडल इंसर्ट करेंगे। सेंटर की तरफ आपका डायरेक्शन होगा और जो डिग्री होगी, एंगल होगा, वो 60 डिग्री के आसपास होगा। और अंदर जाने के बाद आप 1 से 2 ml लगभग आप विट्रस निकालेंगे और उसको रिप्लेस करना ना भूलेंगे। ठीक है, ये अगला जो वीडियो है, वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से विट्रस ह्यूमर का कलेक्शन करना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको जानकारी लग जाएगी किस तरीके से लेना है। इसी प्रकार का वीडियो जो फीमोरल वेन से जो हमने ब्लड निकाला है, पहले मैंने एक वीडियो वो भी डाला हुआ है, तो आप फीमोरल वेन से ब्लड किस प्रकार से निकालना है आप एक बार देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला ब्रेन और लंग कितना निकालना है। ब्रेन और लंग के बारे में हमने बात कर ही ली थी कि ठीक है, ब्रेन लगभग 50 से 100 ग्राम एंटायर सेरिब्रल हेमिस्फीयर उतना हम निकाल लेंगे, वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, लंग हमको किन केसेस में निकालना है, लंग हमको निकालना है इनहेल्ड पॉइजन में। यदि कोई गैसियस सब्सटेंस है उसकी पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, सॉल्वेंट एब्यूज है ना, कोई यदि पफिंग करता है, ठीक है, रुमाल में कोई सॉल्वेंट लेके आपने देखा होगा कि उसको सूंघा जा रहा है, तो इस तरीके का कोई केस अगर आपको हिस्ट्री आती है तो उन केसेस में यदि मृत्यु होती है, शव परीक्षण किया जाता है, तो उन केसेस में आपको पूरा का पूरा एक लंग निकाल के रखना है। लंग कैसे निकालेंगे, लंग को आपने हाइलन से काटा और पूरा का पूरा लंग आप नायलॉन बैग के अंदर रख के उसको नायलॉन बैग को आप हीट सील कर देंगे और तुरंत ही आप उसको आगे जांच हेतु भेज देंगे, उसको रखना नहीं है। ठीक है, अगर आप रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और जो गैस है उसके एस्केप होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि आपके पास ऐसी सुविधा है कि लंग को आप पूरा नायलॉन के अंदर पैक करके, नायलॉन बैग के अंदर पैक करके तुरंत आप भेज सकते हैं, अब इस तरीके से लंग भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं इन केस ऑफ इनहेल्ड पॉइजन। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का एक ही मैंने आपको बताया था जो स्पाइनल पॉइजन है, स्ट्रिक्निन। यदि आपके पास ऐसी कोई हिस्ट्री आती है कि स्ट्रिक्निन इसने खा लिया है और आपको पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड प्रिजर्व करनी है। ठीक है, ये बहुत ही एक्सपर्टीज वाला मामला है कि स्पाइनल कॉर्ड निकालना इट्स नॉट वेरी इजी, ये बहुत ही मुश्किल है, कठिन काम होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक एंटीरियर तरीका होता है, एक बाहर की तरफ से होता है, और एक पीछे पीठ की तरफ से होता है। आसान पीठ की तरफ से है क्योंकि वहाँ पे जो स्पाइनस प्रोसेस होती है उसको आप कट करते जाएंगे दोनों की तरफ से, और वहाँ से आप ड्यूरा काटने के बाद निकालेंगे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड दिखी, उसके बगल में जो स्पाइनल नर्व्स है उसको आपने ऊपर तक कट किया, ऊपर जाके ड्यूरा को सर्कमफेरेंशियली आपने काटा, गोलाई के आकार में उसको काटा और धीरे से आपने स्पाइनल कॉर्ड निकाल लिया। स्पाइनल कॉर्ड निकालते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होती है, उसको किसी सहारे से, ठीक है, अगर आप हाथ से निकालेंगे तो हो सकता है वो बीच से टूट जाए, उसको कपड़े के ऊपर रखते हुए धीरे से आप निकालेंगे और उसको ऊपर सबसे ऊपर कट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने डाल दिया है कि किस प्रकार से हमको इंसिजन देना है। हमने पीठ में इंसिजन दिया है। ठीक है, पीठ में इंसिजन देने के बाद जो उसकी मसल्स है उनको हमने रिट्रैक्ट की है। रिट्रैक्ट करने के बाद पोस्टीरियरली हम जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जो लैमिनेज है, उसको जो साइड के लैमिनेज है उसको रैक्यूटोमी सॉ से हमने काटना शुरू किया, या फिर ऑसिलेटिंग सॉ जो हमको मिली है उससे हमने काटना शुरू किया। ये काटने के बाद इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड हमको मिल जाएगी और इसको इस प्रकार से हमको उठा देना है, निकाल लेना है इन केस ऑफ स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया किस प्रकार से ड्यूरा हम नीचे से लेके ऊपर तक
तो हमने लॉन्गिट्यूडिनली काटी और सबसे ऊपर के हिस्से में हमने उसको सर्कमफ्रेंशियली काटा और काटने के बाद स्पाइनल कॉर्ड उसको बाहर निकाली है। ठीक है, इस प्रकार से हमने उसको होल्ड किया है टॉवेल से, किसी सॉफ्ट मटेरियल से, जिससे कि वो कहीं टूट ना जाए गलती से। ठीक है, अगला इंजेक्टेड पॉइजन यदि है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रूटीन विसरा तो आप रख ही रहे हैं। अगर किसी ने इंजेक्शन लगा लिया है, देखने में आता है कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एलिगेशन लगते हैं कि डॉक्टर साहब इसने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, ये जो क्वैक है, ये जो झोला छाप डॉक्टर है, हम इसके पास लेके गए थे मरीज को और इसने एक गलत प्रकार का इंजेक्शन लगा दिया है जिसके रिएक्शन की वजह से या फिर जहरीले इंजेक्शन की वजह से हमारे मरीज की मृत्यु हो गई है। ठीक है, या फिर कई बार ये देखने को आया है कि एनेस्थेटिक एजेंट कोई इंजेक्ट कर लेता है आत्महत्या करने के केस में, या फिर किसी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो स्किन की जो साइट है, ठीक है, स्किन की जो साइट है हमको वो लेना है, उसको काटना है। उसके नीचे का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, थोड़े से मसल्स है, उसको हम काट के एक कंटेनर में रख देना है। अब जैसे कि यदि हाथ में सीधे हाथ से हमने इंजेक्शन की जो साइट है उसको काट के वहां से रखा है, तो इसके साथ ही हमको कंट्रोल सैंपल भी कॉन्ट्रालेटरल साइड से, अपोजिट साइड से, ठीक है, यदि उल्टे हाथ से जहां से आप ले रहे हैं तो आप सीधे हाथ से, कंट्रोल सैंपल हमको इसमें रखना जरूरी है। ठीक है, हैवी मेटल पॉइजनिंग अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आर्सेनिक, लेड, ये सारी आपको सस्पिशन हो रहा है कि इसकी वजह से मृत्यु हुई है या फिर हिस्ट्री मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग बोन रख देंगे, ठीक है, फीमर रख दिया और कुछ सर के बाल हमने रख दिए जांच के लिए। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विषैले पदार्थों के मामलों में विशेष अंगों का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। हमने सीखा कि जब किसी व्यक्ति ने विषैले पदार्थ का सेवन किया हो तो किस अंग को अलग से संरक्षित करना होता है, जैसे विंटर ह्यूमर, ब्रेन, फेफड़े, स्पाइनल कॉर्ड और मेटेलिक पॉइजनिंग के मामलों में विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि इन अंगों को सही तरीके से किस प्रकार निकाला जाता है और किस तकनीक से संरक्षित किया जाता है। विशेष रूप से विषैले इंजेक्शन के मामलों में भी अंगों का संग्रहण महत्वपूर्ण होता है। अब ये सारी चीजें हमने मेथड तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हम ये सारी चीजें निकालेंगे, हमने निकाल भी ली। अब इनको प्रिजर्व किस चीज में करना है, किस द्रव में प्रिजर्व करना है, नमक घोल में करना है, स्पिरिट में करना है, किस चीज में करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि हमने जो भी सैंपल लिया है उसको हम किस चीज में प्रिजर्व करके भेजेंगे, तो आप जो फॉरेंसिक साइंस लैब या फिर कहीं पर भी माइक्रोबायोलॉजी लैब या मेडिकल कॉलेज में आप हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए कहीं पे भी भेज रहे हैं, अगर आपने सही चीज में उसको संरक्षित नहीं किया है उस टिश्यू को, तो वो खराब हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी और वो एज सच वापस कर दी जाएगी। तो इस चीज का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि किस चीज को किस केस में हम किस में प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो हम अब ये सारी चीजें देख लेते हैं। अब प्रिजर्वेशन करना क्यों रहता है, कोई चीज मिलानी क्यों रहती है विसरा में या किसी भी चीज में, वो इसलिए मिलानी होती है कि वो डिकम्पोज ना हो जाए, सड़ ना जाए। ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपके कंटेनर हैं वो बढ़िया चौड़े मुंह वाले होने चाहिए। ठीक है, आप जो रूटीन विसरा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, अगर हम रूटीन विसरा हम प्रिजर्व कर रहे हैं, रूटीन विसरा को हम रख रहे हैं जिसमें कि जो पेट था, पेट के अंदर की वस्तु थी, छोटी आंत का हिस्सा था, स्प्लीन था, किडनी थी आधी आधी, है ना, और लीवर था, है ना, ये सारी चीजें जो दो कंटेनर में रख रहे थे उसको हम प्रिजर्व करेंगे संतृप्त नमक के घोल में। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, नमक का वो घोल, ठीक है, पानी में हमने नमक डाला और तब तक हम नमक मिलाते गए जब तक नमक उसमें घुलना बंद ना हो गया हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त नमक का घोल। तो जो रूटीन विसरा है उसको हम लोग संतृप्त नमक के घोल में प्रिजर्व करेंगे। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जार को ऊपर से हमको थोड़ा सा खाली रखना, लगभग 1/3 हम खाली रखते हैं, कि जैसे अगर वो यदि सड़ भी जाता है, सड़ना भी शुरू होता है, ज्यादा समय लगता है और गैस बनती है, ठीक है, प्यूट्रिफैक्शन की वजह से गैसेस बनना शुरू होती हैं, तो वो जार के ऊपर जमा रहे, उसमें हल्का सा जगह बन जाए, नहीं तो क्या होगा, वो फूट जाएगा, स्पिल हो सकता है, फैल सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि सभी पॉइजनिंग के सभी केसेस में जो पेट है, जो छोटी आंत है और जो किडनी है, ये सारी चीजें सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है, एक्सेप्ट फॉर जो एसिड है। एसिड की यदि पॉइजनिंग है तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं रखना है। संतृप्त नमक के घोल में एसिड की पॉइजनिंग, यदि किसी ने एसिड पी लिया है सिवाय कार्बोलिक एसिड के, ठीक है, सभी पॉइजनिंग के केसेस कार्बोलिक एसिड के साथ, मैं कार्बोलिक एसिड
सबको किसमें प्रिजर्व करना है? हम प्रिजर्व करेंगे संतृप्त नमक के घोल में, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। और ऐसे केसेस जिसमें पॉइजनिंग हुई है, एक्सेप्ट फॉर कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड के अलावा जितने भी दूसरे एसिड हैं, यदि वो किसी व्यक्ति ने ले लिया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो विसरा है वो हम प्रिजर्व करेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट में। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया तो वो खराब हो जाएगा सैंपल, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो उसमें जांच नहीं की जा पाएगी। ब्लड, रक्त का जो नमूना आपने लिया है, रक्त किन किन केसेस में रखना है आपने ये देख लिया है। रक्त ब्लड निकाला कैसे जाता है बॉडी से, ये आपने सीख लिया है। अब उसको प्रिजर्व किन चीज़ों में करना है, किस केमिकल में करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ये सभी चीज़ें नॉर्मल विसरा, ब्लड और जो मूत्र का नमूना है, यूरिन सैंपल है, ये सारी चीज़ें तुरंत ही अगर लैब में पहुंचाई जा सकती हैं इन फ्रोजन कंडीशन में, तो कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है क्योंकि समय बहुत लग जाता है। तो इसलिए समय जो लगता है, उन जो भी टिश्यू हमने प्रिजर्व किया है उसको सड़ने से बचाने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, उसको एज सच फ्रोजन कंडीशन में नहीं भेज रहे हैं। ब्लड, हमने जो रक्त का जो हमने नमूना लिया है उसको प्रिजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करना है 30 मिलीग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट एंड 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड में, ठीक है। हर 10 ml रक्त के नमूने में इतना 30 मिलीग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट होना चाहिए और 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड होना चाहिए। होता क्या है, सोडियम फ्लोराइड जो है वो ब्लड को सड़ने से रोकता है, उसमें बैक्टीरियल प्रोडक्शन को रोक देता है। अगर बैक्टीरियल प्रोडक्शन उसमें होगा तो उसमें इथेनॉल और दूसरे जो अल्कोहल है उसका भी प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे कि जो अल्कोहल एस्टिमेशन के लिए आपने ब्लड रखा है, अल्कोहल की जो सही मात्रा है वो निर्धारित नहीं हो पाएगी। यदि अल्कोहल के लिए आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो 30 मिलीग्राम पोटेशियम ऑक्जेलेट उसमें मिलाइए और 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड आप मिलाएंगे, ठीक है। ब्लड आपने रखा है, यदि आप किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग हुई है उसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप रक्त का नमूना संरक्षित कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर की लेयर बनाएंगे लिक्विड पैराफिन की। वो लिक्विड पैराफिन क्या करेगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर है उसको एस्केप नहीं होने देगी, वो बाहर नहीं निकलने देगी। तो उसका जो एक्चुअल अमाउंट है उसके अंदर ब्लड का जो मौजूदगी है वो पता पड़ पाएगी जब भी वो FSL फॉरेंसिक साइंस लैब तक पहुंचेगी और उसमें उसकी जांच की जाएगी। तो लिक्विड पैराफिन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ेगी नहीं और वो पता पड़ जाएगी क्या होना है, ठीक है। यदि ऑक्जेलिक एसिड या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग है, आपको हिस्ट्री मिली है ऑक्जेलिक एसिड या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग की, तो उस केस में आपने रक्त का नमूना रखा है तो उसमें 30 मिलीग्राम सोडियम साइट्रेट आपको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ेगा, वो आपको मिलाना पड़ेगा 30 मिलीग्राम प्रिजर्वेटिव ब्लड के वायल में एज ए प्रिजर्वेटिव। अगला देखते हैं, यदि फ्लोराइड पॉइजनिंग है तो आप क्या करेंगे। यदि फ्लोराइड पॉइजनिंग है तो 10 मिलीग्राम सोडियम नाइट्राइट आप वॉयल में मिलाएंगे और उसको अच्छे से शेक करके रख देंगे और उसको फ्लोराइड पॉइजनिंग के केस में तुरंत उसको आइस बॉक्स में रख के लेबोरेटरी में आपको फॉरवर्ड कर देना है, भेज देना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नमूनों को संरक्षित करने के लिए हमें सही रसायन का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि रूटीन विसरा को सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, रक्त को पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड में, और विशिष्ट मामलों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लोराइड पॉइजनिंग के लिए क्या प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना चाहिए। यह भी सीखा कि अगर नमूनों को सही प्रिजर्वेटिव में संरक्षित नहीं किया गया तो वे सड़ सकते हैं और जांच में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि इन नमूनों को समय रहते लैब भेजने के लिए उन्हें किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है। यूरिन आप रखेंगे, यूरिन जो भी हमने रखा है उसका संरक्षण किस चीज में रखेंगे। यदि अल्कोहल एनालिसिस के लिए यूरिन रखा है तो उसमें या तो हम थायमोल मिलाएंगे या फिर 30 मिलीग्राम फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट मिलाएंगे और साथ में 10 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से सोडियम फ्लोराइड भी मिलाएंगे और अल्कोहल एस्टिमेशन। अगर रूटीन टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए आप मूत्र का नमूना रख रहे हैं तो आप उसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिला देंगे या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला सकते हैं या फिर बिना भी किसी भी प्रिजर्वेटिव के आप उसको रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है कि जो आपके पास शव परीक्षण के लिए शव आया है और आपको कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है, उसके आपको कुछ
अंगों में जो है कुछ पैथोलॉजी लग रही है, कुछ व्याधियां उसके अंगों में लग रही है कि हार्ट में कुछ व्याधि लग रही है, लीवर में कुछ पैथोलॉजी या फिर व्याधि आपको प्रतीत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो आप टिश्यू है उसको हिस्टोपैथोलॉजी आप कराना चाहते हैं, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी कराने के लिए आपने जो टिश्यू है वो लिया, जो भी आपने अंग लिया है, किडनी ली, स्प्लीन ली, लीवर लिया, ब्रेन लिया, हार्ट लिया, कोई भी आपने टिश्यू लिया है, उसको आप प्रिजर्व करेंगे 10% फॉर्मेलिन में, 10% फॉर्मेलिन के घोल के अंदर प्रिजर्व करना है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मिस्टेक है, ये गलती बहुत कॉमनली देखी जाती है कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए तो प्रिजर्व तो कर दिया है, लेकिन उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है, संतृप्त नमक का घोल डाल दिया। अब होगा क्या, संतृप्त नमक का घोल यदि आप किसी भी अंग में डालेंगे तो वो प्रिजर्व तो है, लेकिन आपको हिस्टोपैथोलॉजी कराने के लिए उसको फिक्स करना जरूरी था टिश्यू को। टिश्यू शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। उसका फिक्सेशन के लिए, टिश्यू के फिक्सेशन के लिए 10% फॉर्मेलिन की आवश्यकता थी, तो आप उसमें 10% फॉर्मेलिन डालेंगे, मतलब सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं डालेंगे यदि आप कोई भी टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी के लिए रख रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो वो जो आपका टिश्यू है हिस्टोपैथोलॉजी उसकी नहीं होगी और आपका सैंपल एज सच वहाँ से वापस हो जाएगा। वो लिख के दे देंगे कि इसका जो प्रिजर्वेशन है सही तरीके से नहीं किया गया है और इस टिश्यू में हिस्टोपैथोलॉजी नहीं की जा सकती और वो जो सैंपल है वो वापस हो जाएगा। अब देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यदि फूड पॉइजनिंग का कोई केस आता है तो उसमें आपको स्टमक कंटेंट रखना है या फिर वॉमिटस कंटेंट रखना है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको आप में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाना है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए कुछ भी आप प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे, उसको सीधे फ्रोजन कंडीशन में पेट और उसका जो कंटेंट है, जो कंटेंट जो आप है या फिर वॉमिटस है उसको आपने लिया और उसको सीधे सीधे आपने फ्रोजन कंडीशन में सीधे उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में भिजवा दिया और वहाँ पे उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। उसमें आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपने विट्रस ह्यूमर और CSF निकालना सीखा था उसको अब हम किस में प्रिजर्व करेंगे, उसको हम प्रिजर्व करेंगे यदि अल्कोहल का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे 10 मिलीग्राम ऑफ 10 मिलीग्राम सोडियम फ्लोराइड में। ये केमिकल हम यूज करेंगे फॉर एवरी मिलीलीटर ऑफ CSF या विट्रस ह्यूमर। उसमें आप सोडियम फ्लोराइड मिलाएंगे 10 मिलीग्राम और फिर उसको भेज देंगे, ठीक है। अब देखने की बात यह है कि प्रिजर्वेटिव लगभग सभी चीज़ों में ज़रूरी होता है, ठीक है। संरक्षित करना सभी चीज़ों में ज़रूरी है क्योंकि वो सड़ जाएगा। टिश्यू जो आपने प्रिजर्व किया है, रखा है अलग अलग चीज़ों के लिए, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ पे भी आपको उसको भेजना है, अगर आपने उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, और वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसमें वो जांच नहीं लग पाएगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि इफ विसरा कैन बी एनालाइज्ड इन 24 आवर्स, यदि विसरा की जांच 24 घंटे के अंदर अंदर हो रही है तो उसमें कुछ भी मिलाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सीधे विसरा निकाला और आपने सीधे ऐसे भेज दिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि विसरा आपने पोस्टमार्टम किया, विसरा आपने लिया, उसको सील बंद किया, फिर आपने पुलिस वालों को दिया, पुलिस वालों ने अब थाने में लेके गए, उसका ड्राफ्ट बनवाया, फिर जहाँ पे FSL लैब है वहाँ पर लेके गए, वहाँ पे किया, तो ये सब चीज़ों में समय काफ़ी लग जाता है, इसलिए आपको उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। या अगर कोई सैंपल है उसको आइस बॉक्स में रख रहे हैं तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। हड्डी आपने प्रिजर्व की है, नेल्स आपने प्रिजर्व किए हैं या फिर बाल आपने प्रिजर्व किए हैं तो उनको किसी भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। या फिर एक और जो केस था हमने डिस्कस किया था, लंग इन केस ऑफ इनहेल पॉइजन, ठीक है। यदि कोई जहरीली गैस किसी ने सूंघ ली है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में यदि आप लंग रख रहे हैं तो उसको आपको किसी भी प्रिजर्वेटिव में नहीं रखना है। किस में रखना है आपको? नायलॉन के बैग में उसको सील करके भेजना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ और दूसरे केसेस हम देखेंगे, स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है। अब जो जहर वाली बात थी वो हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल जैसे स्नेक बाइट या फिर स्कॉर्पियन बाइट का केस है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई बार हो जाती है, ठीक है। सांप काटने का अगर केस आता है तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्वस वॉशिंग, वहाँ पे कॉटन है, कॉटन को आपने डिप किया और उसको कॉटन स्वैप बना के उसको आपने प्रिजर्व कर लिया एज सच, ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्वस वॉशिंग होगी वो रखना है।
रक्त का नमूना रखना है, स्किन का पोर्शन रखना है। स्किन जैसे जो इंजेक्टेड पॉइजन के केस में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी जो स्किन का नमूना है, स्किन लेंगे, उसको सर्कमफ्रेंशियली काटेंगे। जहाँ पे भी आपको डसने का निशान दिख रहा है, स्किन को आपने सर्कमफ्रेंशियली उसके चारों तरफ से काटा, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू और थोड़ा सा मसल का टुकड़ा, लगभग 100 ग्राम के लगभग आपने वो जो सैंपल लिया, और उसको हम किस में डालेंगे, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, संतृप्त नमक के घोल में डालना है उसको, ठीक है, स्पिरिट में नहीं डालना है, उस चीज़ में हम डालेंगे और उसके बाद उसको सैंपल को हम आगे भेजेंगे। और साथ में हमने विसरा भी प्रिजर्व कर दिया, रूल आउट करने के लिए कि कहीं कुछ और पॉइजनिंग तो नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के नमूनों को संरक्षित किया जाता है। हमने जाना कि रक्त और मूत्र के नमूनों को कैसे विशिष्ट रसायनों जैसे पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड और स्पिरिट में संरक्षित किया जाता है। हमने यह भी देखा कि यदि किसी विषैले पदार्थ का सेवन हुआ है तो संबंधित अंगों को जैसे स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स या ब्रेन। समरी क्या है जो हमने आज पढ़ा है, उसकी समरी ये है कि जो भी विसरा है या फिर जो भी नमूना हमको संरक्षित करना है, उसका जो डिसीजन है वो मेडिकल ऑफिसर ले रहा है और जो जांचकर्ता अधिकारी ले रहा है, ठीक है। अननेसेसरी, बिना किसी मतलब के ज़्यादा से ज़्यादा विसरा, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल हमको प्रिजर्व नहीं करना है। जैसे कि अगर यदि हमको डाउट नहीं हो रहा है कि पॉइजनिंग का केस है, हमने फिर भी उसमें से विसरा रख दिया, ये प्रैक्टिस हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि अननेसेसरी इसमें डिले होता है, विसरा भेजा जाता है, उन पर भी लोड पड़ रहा है। जब विसरा की रिपोर्ट आएगी, फिर आप उस विसरा की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद आप ओपिनियन देंगे। ये अननेसेसरी की प्रैक्टिस आपको अवॉइड करनी है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप विसरा या फिर दूसरा जो सैंपल है वो ना रखें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, पूरा अनुभव के आधार पर खेल है, ठीक है। दो प्रकार के लोग हैं फॉरेंसिक फ्रेटर्निटी में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में। एक वो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें संरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो ये मानते हैं, वो ये जानते हैं कि एक बार बॉडी पोस्टमार्टम होकर तो चली गई, यदि बाद में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो अब हम वो सैंपल कैसे रखेंगे अगर वो चली गई तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आउट ऑफ कॉशन कुछ एक्स्ट्रा सैंपल उन्होंने प्रिजर्व कर दिया। दूसरे वो होते हैं जो जिनको पता है क्या चीज़ें हैं, क्या एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ प्रिजर्व करते हैं। तो दोनों की ही अपने अपने प्लस एंड माइनस हैं, ठीक है। ये आपको निर्धारित करना है कि आप किस तरफ लेते हैं, ठीक है। और चीज़ें अनुभव के आधार पर धीरे धीरे आती जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको प्रिजर्व करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हम कहीं अननेसेसरी प्रिजर्व तो नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वाकई में प्रिकॉशन के तौर पर प्रिजर्वेशन करना चाहिए, जैसे कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी है, उसमें है, ठीक है। यदि नवविवाहिता का केस है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें तो आप विसरा रख ही दीजिए बिना सोचे समझे, उसमें रखना है। ये आप एक ट्रेंड बना लीजिए कि उसमें विसरा रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा, ठीक है। विसरा सारी चीज़ें रख दी, उसके बाद करना क्या है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आता है, ठीक है। विसरा के ऊपर जो आपने पर्ची चिपकाई है, उसमें आप नीचे जो भी सस्पेक्टेड पॉइजन आपको लग रहा है, क्वेरी मार्क, क्वेश्चन मार्क डाल के आप वो लिख दीजिए। अगर आपको सल्फोस लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क सल्फोस लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क OPP, जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि जो FSL में लोग बैठे हुए हैं उनको एक दिशा मिल जाती है। सबसे पहले वो उसी चीज़ का टेस्ट लगा लेंगे, इससे उनका समय भी बचेगा और दूसरी चीज़ें जो केमिकल्स आते हैं, रिएजेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें बचेंगी और उससे दूसरे टेस्ट भी लगाना आसान होता जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से जो भी आपने विसरा लिया है उसको प्रॉपरली पैक, सील, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कवरिंग लेटर के साथ में उसको भेज देना है, ठीक है। अब एक साथ हम सारी चीज़ें देख लेते हैं टेबल के फॉर्म में, हमने क्या क्या चीज़ें रखनी थी, क्या क्या कैसे रखी हैं, ठीक है। विसरा क्या होता है, स्टमक एंटायर, पूरा स्टमक का कंटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो अंदर कंटेंट है वो रखना है, लीवर, गॉल ब्लैडर के साथ 100 ग्राम, और पूरा इन्फेंट के केस में किडनी आधी रखनी है, स्प्लीन रखना है आधा, ये सब चीज़ें रखनी है। सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, संतृप्त नमक के घोल में रखना है सभी पॉइजनिंग के केसेस में और कार्बोलिक एसिड के केसेस में, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अदर एसिड, दूसरे एसिड में आपको संतृप्त नमक का घोल यूज नहीं करना है। अगर एसिड की पॉइजनिंग होती है तो आपको क्या यूज करना है, संतृप्त नमक के घोल की जगह रेक्टिफाइड स्पिरिट आप यूज करेंगे, ठीक है। यहीं पे एक ग्लिच है, ऐसा भी कई बार आता है, ऐसे केसेस कई बार आते हैं कि किसी ने एसिड पी लिया, ठीक है, H2SO4 HCl ये सारी चीजें पी ली, अब उसका विसरा तो आप प्रिजर्व करेंगे किसमें, रेक्टिफाइड स्पिरिट में। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया कि उस व्यक्ति ने एसिड पिया है, एसिड शराब के साथ पी लिया है,
तो अब आप यदि शराब के साथ उसने एसिड पी लिया है तो अब आपको शराब का भी तो क्वांटिटी पता करनी है। अगर आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट उसमें मिला दिया तो आपका काम होगा नहीं। ऐसे केसेस में आप जो विसरा प्रिजर्व कर रहे हो उसको 2 सेट में प्रिजर्व कीजिए। एक सेट ऑफ विसरा आप प्रिजर्व करेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट एसिड के एस्टिमेशन के लिए कि कौन सा एसिड उसने खाया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में आपने मिला के रख दिया तो वो पता पड़ जाएगा। दूसरा सेट ऑफ विसरा आप वो रखेंगे संतृप्त नमक के घोल में। यदि उसने साथ में शराब का सेवन किया है तो वो अल्कोहल का एस्टिमेशन उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। CSF हमने सोडियम फ्लोराइड या फिर रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में भेजना है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर हमको सोडियम फ्लोराइड 10 मिलीग्राम पर मिलीग्राम भेजना या फिर रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में भेजना है, 1 या 2 ml होना चाहिए। ब्रेन हमको 100 मिलीग्राम भेजना है सैचुरेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में संतृप्त नमक के घोल में डाल के भेजना है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमने निकाला था उसको भी संतृप्त नमक के घोल में भेजना है, पूरी एंटायर लेंथ भेजनी है उसकी। लंग हमने देख लिया, लाइगेटेड लंग भेजना है एज सच बिना किसी प्रिजर्वेटिव का यूज किए हुए। स्किन हम भेजेंगे, अगेन जो स्किन है और उसका अंडरलाइंग टिश्यू है वो हम भेजेंगे संतृप्त नमक के घोल में। ठीक है, लंबी हड्डी है, उसका 10 सेंटीमीटर शाफ्ट है। इन केस ऑफ मेटालिक पॉइजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, थैलियम, ये जो भी है उसमें आप लंबी हड्डी लॉन्ग बोन जो है वो आप ऐसा भेज देंगे। प्लग्ड हेयर जो है, जो बाल हैं सर के खींचे हुए, वो भी आप ऐसे ही भेज देंगे। मसल जो मांसपेशियों का जो टुकड़ा है डिकम्पोज बॉडी में जो आपने ट्रंक से लिया है, पीठ से लिया है, उसको आप भेजेंगे संतृप्त नमक के घोल में। ठीक है, यूट्रस और वेजाइना उसको भी संतृप्त नमक के घोल में भेजेंगे। एबॉर्शन के केस में पूरा भेजना है। ठीक है, ब्लड रूटीन विसरा में आप भेजेंगे सोडियम फ्लोराइड में और पोटेशियम ऑक्सलेट में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो रक्त का नमूना जाएगा, 1 या 2 सेंटीमीटर लेयर बनाएंगे आप लिक्विड पैराफिन की, उसमें जाएगा। ठीक है, ब्लड रक्त का नमूना यदि ऑक्सैलिक एसिड या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग है उसमें आप भेजेंगे सोडियम साइट्रेट में। ठीक है, हार्ट पूरा यदि कोई कार्डियक पॉइजन है तो वो आप पूरा का पूरा आप भेजेंगे संतृप्त नमक के घोल में। ठीक है, ब्लड का नमूना जो है फ्लोराइड पॉइजनिंग में आप अगर आपने लिया है तो आप भेजेंगे सोडियम साइट्रेट में। पेशाब का नमूना है वो अगर अल्कोहल एस्टिमेशन के लिए आप ले रहे हैं तो उसको आप प्रिजर्व करेंगे थाइमोल में या फिर 30 मिलीग्राम फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट में। यूरिन रूटीन विसरा के साथ अगर आप भेज रहे हैं तो उसको सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में भेज सकते हैं, थोड़ा सा नमक की क्रिस्टल्स उसमें मिलाकर। ठीक है, यदि हाइपोथर्मिया के केस में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कैटाकोलोमाइंस का प्रोडक्शन होता है, उसकी यदि जांच करना है तो यूरिन आप भेज सकते हैं 2.5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl में। ठीक है, उसमें 100 ml ऑफ यूरिन लगेगा। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नमूनों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रसायन और प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। हमने सीखा कि रक्त, मूत्र, विसरा और अन्य अंगों को किस प्रिजर्वेटिव में संरक्षित करना चाहिए, जैसे सैचुरेटेड नमक घोल, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड और स्पिरिट। इसके अलावा हमने विषैले पदार्थों के मामलों में जैसे एसिड पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किस प्रकार से नमूनों का संग्रहण और संरक्षण करना चाहिए यह भी समझा। यह भी सीखा कि किस प्रकार के मामलों में प्रिजर्वेटिव का चयन महत्वपूर्ण होता है और कब हमें इन्हें सही तरीके से संरक्षित करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा रूटीन विसरा में हमें क्या क्या सैंपल प्रिजर्व करने हैं, कैसे उनको बॉडी से निकाला जाता है, किन किन चीज़ों में हम उनको प्रिजर्व करते हैं। अब ये रूटीन विसरा सैंपल्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हम फटाफट देख लेते हैं एक एक लाइन में, जो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्किंग डेज में पोस्टमार्टम में शव परीक्षण के दौरान आती रहती है। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। यदि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कोई ऑर्गन या कोई सेक्शन हमको प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है, तो उसको हम रखेंगे 10% फॉर्मेलिन में। उसको संतृप्त नमक के घोल में, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, बैक्टीरियोलॉजी के लिए अगर हमने कोई भी सैंपल लिया है, यदि कोई फूड पॉइजनिंग का केस आता है, ठीक है, उसको हमें स्टेराइल कंडीशन में रखना है, प्रिजर्व करना है और एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसको हमें आगे भेज देना है। क्या होता है कि जैसे कोई फूड पॉइजनिंग का केस आया और आपको कोई सैंपल उसमें से माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बैक्टीरियोलॉजी के लिए जांच के लिए भेजना है, तो अगर आप बैक्टीरियोलॉजी की जांच के लिए भेज रहे हैं तो आप एक जो ट्यूब रहता है, वो ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक स्वैब रहता है, स्वैब कलेक्शन के लिए डंडी रहती है, उसके आगे कॉटन लगा रहता है। उस कॉटन से आपने स्वैब कलेक्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो मटेरियल है वो लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाला, वो स्टेराइल टेस्ट ट्यूब है, उसको एज सच तुरंत ही आपको भेजना है
माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। अब हमको यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये चीजें भेजनी कहाँ है। आपको करवाना माइक्रोबायोलॉजी है और आपने सैंपल भेज दिया एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब में, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फूड पॉइजनिंग के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग कहाँ पे है? जो नजदीकी मेडिकल कॉलेज है वहां पे रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, जिला अस्पताल, जहां पे भी आपको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मिल रहा है, आपको वहां भेजना है, ठीक है। यदि फूड पॉइजनिंग का इस प्रकार का कोई केस आ रहा है तो, ठीक है। इन केस ऑफ ड्राउनिंग, यदि डूबने के केस में अगर कोई आपने हड्डी प्रिजर्व की है, हड्डी में कौन कौन सी आप रख सकते हैं? टीबिया रख सकते हैं, स्टर्नम रख सकते हैं, फीमर रख सकते हैं। तो डायटम टेस्टिंग के लिए आपको कोई भी हड्डी इन तीनों में से आप लेनी है और आपको उसको एज सच किसी भी सूखे कपड़े में या फिर कागज में उसको लपेट के सील बंद करके आप उसको एज सच भेज देंगे। इसमें कोई भी मटेरियल आपको प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि फांसी का कोई केस है और उसमें फांसी का फंदा गले में लगा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको आपको प्रिजर्व करना है। किस प्रकार से प्रिजर्व करेंगे? जो उसकी नॉट है, जो उसकी गांठ है, पहले उसको एक धागे से आप उसको लपेट के उसमें बांध के उसको आप प्रिजर्व करेंगे ताकि वो नॉट इधर उधर हिले ना। फिर उस नॉट के अपोजिट डायरेक्शन से या फिर दूसरी जगह से वहां पर आप लाइगेचर मटेरियल को, फांसी के फंदे को आपने प्रिजर्व किया और उसको बीच में से कट कर देंगे और उसको एज सच आप आगे एफएसएल जांच के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है तो उसमें आपको स्वैब्स रखने, स्वैब रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, स्लाइड में भी स्वैब बनाएंगे, ठीक है। वेजाइनल स्वैब, एनल स्वैब, ओरल स्वैब, ठीक है, या फिर स्मीयर्स और प्यूबिक हेयर। इसको आपको किसी भी एनवेलप में उसके अंदर रख के, एनवेलप के अंदर सील बंद करके आपको आगे जांच के लिए भेजना है, ठीक है। ब्लड, यदि डीएनए के लिए आप ब्लड ले रहे हैं तो उसको किसी गॉज में ले लीजिए या फिर एफटीए में ले लीजिए, तो उससे ग्रुपिंग भी हो जाएगी और डीएनए का भी काम हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई गोली का केस आता है, ठीक है, फायर आर्म का यदि कोई केस आपके पास आ रहा है तो ध्यान रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री यदि आपको ज्ञात हो गया है कि ये फायर आर्म का केस है तो सबसे पहले बॉडी को आपको एक्सरे में भेजना है। एक्सरे करवाने के बाद आपको उस बुलेट की या फिर पैलेट की जो लोकेशन है वो पता पड़ जाएगी और वहां पर आप उस लोकेशन तक जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद वहां पर आप ग्लव्स पहने हुए हाथों से आप बुलेट को या फिर पैलेट को रिट्रीव करेंगे, उसको निकालेंगे वहां से। उसको किसी भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट से आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज आप उसको एविडेंस को आप टेम्पर कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा मार्किंग बन जाएगी जो कि फिर किसी काम की नहीं रहेगी। तो ध्यान रहे, यदि बुलेट है या पैलेट है तो उसको आप लोग ग्लव्स पहने हुए हाथों से उसको आप उठा लें, या फिर किताबों में लिखा होता है कि रबर टिप्ड फोर्सेप्स, जो कि कहाँ मिलता है, बेहतर यह है कि आप ग्लव्स पहने हुए आप हाथों से उठाएं और जैसे ही आपने बुलेट उठाई, ठीक है, और उसको धोने पोंछने मत लगिएगा कि उसमें आपने पानी से धो दिया और कर दिया, कुछ नहीं करना है। जैसा है एज सच आपको उसको कॉटन में, ठीक है, रुई लेंगे, रुई में आप उसको रखेंगे और उसके बाद उसको किसी भी एनवेलप में या फिर कंटेनर में रखने के बाद उसको सील बंद करके आपको ऐसे देना है उसको, ठीक है। यदि फीटस कोई मिलता है आपको डीएनए के लिए, ठीक है, यदि कोई फीटस आता है और उसको डीएनए के लिए आपको प्रिजर्व करना है तो उसको आप प्रिजर्व करेंगे नॉर्मल सलाइन में, फॉर्मेलिन में आप प्रिजर्व नहीं करेंगे। फॉर्मेलिन सिर्फ और सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी के वक्त आपको यूज करना है और डीएनए के लिए आपको नॉर्मल सलाइन ही यूज करना है, ठीक है। फीटस डिपेंड करता है कि यदि बहुत छोटा फीटस है तो उसको आपने सीधे जार में रखा और उसको नॉर्मल सलाइन में आपने प्रिजर्व कर दिया, ठीक है, या सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें रख दिया, ठीक है। फॉर्मेलिन में बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि बड़ा फीटस है तो फिर आप उसका अगर ब्लड ले सकते हैं तो ब्लड रख लीजिए, ठीक है, उसकी हड्डी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, फीमर हड्डी रख सकते हैं तो वो रख दीजिए। छोटा फीटस है तो आप एज सच पूरा का पूरा फीटस आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में या फिर दूसरे केसेस में यदि आपको फिंगर नेल की स्क्रैपिंग आपको प्रिजर्व करनी है तो क्या करेंगे, कोई टूथपिक लेंगे, टूथपिक से आप जो नाखून है उसके नीचे आप खुरचेंगे, उसको कुरेदेंगे तो उसके नीचे का जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको एक एनवेलप में कलेक्ट करना है, दोनों हाथों का मटेरियल दो अलग अलग एनवेलप में आपको उसको प्रिजर्व करके आपको आगे भेजना है, साथ में टूथपिक भी अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि विभिन्न नमूनों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। हमने सीखा कि रक्त, मूत्र, विसरा और अन्य अंगों को किस रसायन में संरक्षित करना चाहिए, जैसे संतृप्त नमक घोल, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड और स्पिरिट। इसके अलावा हमने विषैले पदार्थों के मामलों में जैसे खाद्य विषाक्तता, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता और फ्लोराइड विषाक्तता के मामलों में किस प्रकार से नमूनों का संग्रहण और संरक्षण किया जाता है, यह भी समझा। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि विशेष मामलों जैसे फांसी, सेक्सुअल असॉल्ट
और अन्य गंभीर घटनाओं में किस प्रकार से नमूनों को संरक्षित करना चाहिए। कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमको ध्यान क्या रखना है? हमको ध्यान ये रखना है कि हम जहां पर शव परीक्षण कर रहे हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, जो भी सारी चीजें केमिकल जो रिएजेंट्स मैंने बताए हैं, जो प्रिजर्व करने के लिए चीजें बताई हैं, सोडियम फ्लोराइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, 10% फॉर्मेलिन हो गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, क्या ये आपके शवगृह में मौजूद है? आप ध्यान रखिए, एक लिस्ट बनाइए कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके यहाँ पोस्टमार्टम रूम में, मॉर्चुरी में या फिर जो कैजुअलिटी है वहां पे आपके उपलब्ध है कि नहीं है, एक लिस्ट बना के रखिए। यदि नहीं है तो उसको उपलब्ध करवाइए, ठीक है? क्योंकि जब आप केस करने बैठेंगे तब आप ये चीजें मंगवाएंगे तो बहुत कष्ट होने वाला है, ठीक है? केस शुरू होने से पहले ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए कि आपके मॉर्चुरी में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, ठीक है? कौन सी चीज प्रिजर्व करनी है, कैसे प्रिजर्व करनी है और उन्हें कहाँ भेजना है, उन पर जांच क्या होने वाली है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में कोई भी चीज संरक्षित करने से पहले, प्रिजर्व करने से पहले ये मुझे पता होना चाहिए कि ये जो सैंपल मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ, संरक्षित कर रहा हूँ, ये वहां पर फला जगह जाएगा, FSL जाएगा, जहां पर भी जाएगा ये वहां जाएगा, उस पर ये टेस्ट लगाया जाएगा और इसका रिजल्ट ये आ सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन क्योंकि आपको ही करना है, उसका वो इंटरप्रेट होकर टेस्ट नहीं आने वाले, ठीक है? उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है। कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के जो कारण है उसके निर्धारण के लिए वो इंटरप्रिटेशन आपको करना है, ठीक है? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, आउटपुट क्या होगा, ठीक है? तो चेकलिस्ट बनाइए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैसे कंटेनर है, क्या क्या प्रिजर्वेटिव है, ये सारी चीजें आपके वहां पर हैं कि नहीं है, ठीक है? आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको आज बताई है ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में मैंने एक प्रश्नोत्तरी भी बनाई है, जो भी आज मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको प्रश्नोत्तरी में मिल जाएगी। वो जो क्वेश्चंस है, प्रश्नोत्तरी है, उसको सॉल्व कीजिए, उसको हल कीजिए और उसको सभी सक्सेसफुली आप उत्तर दे देंगे तो उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए आगे उपयोगी होगा। धन्यवाद।